और ऐसा ना हो कि हमने खाना बनाया, फ्रिज में रखा, फिर बाहर रख दिया, फिर फ्रिज में रख दिया, तो वो बार बार गर्म ठंडा होता रहा और वो इन्फेक्शन अंदर ही अंदर बढ़ती जाएगी। जो भी प्रोसेस्ड फूड होगा उसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स डले होंगे ताकि उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जाए। हेपेटाइटिस बहुत तरह का होता है। कुछ खून के पदार्थों से, जो हेपेटाइटिस बी और सी है, वो खून से या इंजेक्शन से जाता है, वो एक अलग तरह की बीमारी है। बट जो आम तौर पर बीमारी बारिश के दिनों में ज़्यादा होती है वो वायरल हेपेटाइटिस होता है, जो हेपेटाइटिस ए और ई बोला जाता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कशिश पांडे। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ब्रिगेडियर अतुल जी, जिनसे हम जानेंगे कि पेट की तमाम समस्याओं के बारे में। आजकल लोगों को ज्यादा पेट की दिक्कतें हो रही हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। मैं यशोदा हॉस्पिटल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हूँ। मैंने 35 साल आर्मी में सर्विस करने के बाद यहाँ ज्वाइन किया है। कशिश, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। माय प्लेजर सर। एक्चुअली पेट की प्रॉब्लम्स अलग अलग तरीके से होती हैं। अभी बारिश का मौसम होके हटा है तो पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि पेट की बीमारी जो होती है वो ज़्यादातर बारिश का पानी या गंदा पानी हो और कुछ खान पान में गड़बड़ हो, कुछ पुराना बासी खा लिया या बाहर से बहुत देर पड़ा रह गया, वो खाने से बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके सर, पेट की दिक्कत आजकल इतनी फैल क्यों रही है? उसमें दो चीज़ें हैं ध्यान देने वाली। एक तो जो हम खान पान है हमारा बाहर का बना हुआ रेडीमेड चीज़ें, वो और पानी से रिलेटेड की प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं। इस बारिश के मौसम में जो पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या खान पान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उसमें 3 कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। एक है फूड पॉइजनिंग जी, और सेकंड है वायरल हेपेटाइटिस, और तीसरा है पेट से रिलेटेड जो इन्फेक्शंस हो जाती हैं या टाइफाइड फीवर हो सकता है वो। तो सर, फूड पॉइजनिंग में सबसे ज्यादा मतलब किस वजह से फूड पॉइजनिंग होती है? क्या दिक्कतें आती हैं? लोग उससे कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? एक्चुअली कशिश, फूड पॉइजनिंग जो है, बेसिकली स्पीकिंग, जो खाना हमने खाया वो किसी कारण से गंदा हो गया, खराब हो गया, उसमें कुछ इन्फेक्शन हो गए या उसमें कोई टॉक्सिन्स हो गए जी, तो वो हमें पदार्थ जब हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो बॉडी का एक नॉर्मल नेचुरल रिएक्शन है कि वो उसको जल्दी से जल्दी बाहर निकाले। तो वो बाहर कैसे निकालेगा? या तो उल्टियां होंगी या लूज मोशंस होंगे। तो ये बॉडी का नेचुरल फिनोमेना है कि हम उसको बाहर जल्दी से जल्दी निकालें। तो वो वॉमिटिंग और लूज मोशंस वो हैं। अब वो ज़्यादातर 6 से 12 घंटे में कंट्रोल हो जाते हैं। बट किसी को भी अगर 12 घंटे से ज़्यादा चल रहा है या बुखार आना शुरू हुआ या कोई खून की टट्टियाँ आने शुरू हो जाएं, खूनी टट्टियाँ, तो उसमें उसे इलाज करने की ज़रूरत है और डॉक्टर की सलाह परामर्श के बाद ही उसका इलाज होना चाहिए। सिर्फ एक चीज़ इसमें बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली है कि जब ये इंटेस्टाइन्स बाहर निकालने की कोशिश करती हैं तो पंपिंग एक्शन बढ़ जाता है। उस वक़्त हमारे पेट में पेन होता है, दर्द होता है। तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन होता है कि हम कोई दर्द की गोली ले लें। अब जब हम वो दर्द की गोली लेंगे तो उसमें क्या होता है कि इंटेस्टाइन स्लो हो जाती हैं। अब इंटेस्टाइन जो स्लो होगी तो उसका काम जो था कि गंदे पदार्थ को बाहर निकालना है, वो निकाल नहीं पाती। उससे बीमारी बढ़ जाती है और लंबी खिंच जाती है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखनी है। दूसरा है कि पानी साफ होना चाहिए, उबला हुआ होना चाहिए या आरओ से पानी होना चाहिए। जो भी पदार्थ हम बाहर से ला रहे हैं, खा रहे हैं, वो ध्यान रहे कि अच्छी जगह से बना हुआ हो। और ऐसा ना हो कि हमने खाना बनाया, फ्रिज में रखा, फिर बाहर रख दिया, फिर फ्रिज में रख दिया, तो वो बार बार गर्म ठंडा होता रहा और वो इन्फेक्शन अंदर ही अंदर बढ़ती जाएगी। सर, अगर कोई डॉक्टर से नहीं मिल पा रहा है जिसको फूड पॉइजनिंग हुई है, और तो वो कौन सी ऐसी मेडिसिन ले सकता है जिससे उसको तुरंत राहत मिल जाए? मेरा परामर्श यही रहेगा कि वो डिहाइड्रेशन ना हो, उसके लिए खूब सारा पानी या चावल की मार या ORS सोल्यूशन जो बाहर मिलता है वो लेता रहे। दवाई अपने आप ना ही करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वेरी ऑफन 70% ऑफ द टाइम्स दवाई की एक्चुअली ज़रूरत भी नहीं पड़ती। सर, आपने दूसरी बताई थी कि टाइफाइड से भी प्रॉब्लम होती है,
सर टाइफाइड में फिर हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, क्या उसके लिए प्रिकॉशंस लेने चाहिए? टाइफाइड जो है बेसिकली पानी से फैलता है, गंदा पानी हो तो जहाँ पे कंटेमिनेशन हो गया फीकल मैटर से वो पानी की सप्लाई का, वो एक सबसे मुख्य कारण होता है टाइफाइड बीमारी होने का। तो टाइफाइड का बीमारी बहुत सारी प्रेजेंटेशंस करता है, ज़्यादातर इंटेस्टाइन्स और फीवर प्रोलॉन्ग्ड होता है, लेकिन वो किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है, तो वो बहुत डेंजरस बीमारी होती है। किसी आज से 40-50 साल पहले वो जानलेवा बीमारी कहा माना जाता था। आज क्योंकि एंटीबायोटिक्स हैं हमारे पास, तो हमें 5 से 10 दिन का कोर्स करके वो एंटीबायोटिक से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट वो काफ़ी हद तक शरीर को काफ़ी कमज़ोर कर देती है। तो हमें पानी का बचाव करना इसमें ध्यान बहुत ज़रूरी है। और जब ऐसा लगे कि बुखार 2-4 दिन से ज़्यादा है और पेट से रिलेटेड सिम्टम्स साथ में हैं, तो हमें डॉक्टर से मिलके उसका टेस्ट वगैरह करा के और फिर उसका इलाज उसी मुताबिक किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर एक आखिरी इसमें ये भी होता है कि हेपेटाइटिस से भी कोई प्रॉब्लम होती है जिसको हम हिंदी में पीलिया बोलते हैं, तो उससे हमारे पेट पे क्या असर पड़ता है? एक्चुअली क्या है, हेपेटाइटिस बहुत तरह का होता है जी। कुछ खून के पदार्थों से, जो हेपेटाइटिस बी और सी है वो खून से या इंजेक्शन से जाता है, वो एक अलग तरह की बीमारी है। बट जो आम तौर पर बीमारी बारिश के दिनों में ज़्यादा होती है वो वायरल हेपेटाइटिस होता है, जो हेपेटाइटिस ए और ई बोला जाता है। ये नॉर्मल पीलिया बोला जाता है, जबकि दूसरा हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो काला पीलिया बोला जाता है आम लैंग्वेज में अगर माना जाए तो जो हेपेटाइटिस ए और ई है ये भी ज़्यादातर पानी कंटेमिनेटेड वाटर से ही फैलता है। और देखने वाली बात यह है कि एक बार फीवर, जब पीलिया शुरू हो जाता है तो फीवर ख़त्म हो जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने वाली। और जब पीलिया एक बार शुरू होता है तो हर एक आदमी का लेवल अलग अलग होता है, किसी का 5 तक जाता है, किसी तक बिलिरुबिन 10 तक जाता है, किसी का 15 तक जाता है, बट उससे कोई इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, उसमें कोई और कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए, खून पतला नहीं होना चाहिए या बेहोशी नहीं आनी चाहिए, बस उतना सा ध्यान रखना होता है। ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ होती है, किसी को 2 हफ्ते में ठीक हो जाती है, किसी को 6 हफ्ते भी लग सकते हैं, लेकिन इसमें कोई बहुत सारा इलाज नहीं होता है। ये शरीर का ही अपना लड़ाई करने का तरीका है कि वो कैसे उसको शरीर से इन्फेक्शन को ठीक करे। और लिवर में आमतौर पे बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं होती, डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हम सब कुछ खा सकते हैं, खाना भी चाहिए, जितना अच्छा डाइट रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। पीलिया जब शुरू होता है तो उसमें ये देखना होता है कि उल्टी का मन करता है और वॉमिटिंग्स आने की कोशिश होती है, तो हम उस वक़्त खा नहीं पाते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हर वक़्त हमारा वो खाना-पीना चलता रहे। बस ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सर आजकल ये बहुत देख रहे हैं कि बाहर का खाना खाने से पेट में दिक्कतें आती हैं। कोई कोई बच्चे जैसे बोलते हैं नहीं हमें घर का खाना नहीं खाना, घर के खाने से हमारे पेट में दिक्कत आती है। तो क्या ऐसा सच में होता है कि बाहर का खाना खाने से हमारे पेट में ज्यादा दिक्कत होती है? ठीक है, एक्चुअली बात बहुत इम्पोर्टेंट है। हम बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात करते नहीं हैं यूजुअली, और लेकिन हमें करनी चाहिए। जो नेचुरल पदार्थ हैं, चाहे वो सब्जी, दाल, रोटी जो घर में बनती है या खिचड़ी है या इस तरह की चीज़ें, वो नेचुरल हैं, तो वो नेचुरल जो है वो हमेशा अच्छी रहेंगी। जो सब्जी है, फ्रूट है, सलाद है, ये चीज़ें नेचुरल हैं तो ये अच्छी रहेंगी। बाहर के पदार्थों में 3 प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। जो भी प्रोसेस्ड फूड होगा उसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स डले होंगे ताकि उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जाए। उसमें नमक ज़्यादा होगा, ठीक है। और अमूमन जितने भी ये फ्राइड फूड्स या बाहर रेडीमेड फूड्स होते हैं, इसमें ऑयल्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, पाम ऑयल भी लगता है, तो वो शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है अलग अलग तरीके से। नमक ज़्यादा होगा तो बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा। खान पान, अगर तेल ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फैटी लिवर होगा, मोटापा आएगा। आप कुछ हरकत नहीं कर रहे हो और फिर खाए जा रहे हो, तो फिर वो नेचुरली वो हमारे शरीर को, लिवर को डैमेज ही करेगा। और अगर कुछ बाहर का प्रोडक्ट जो हेल्दी नहीं है, बनाया नहीं गया ठीक तरह से, तो उससे फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। बिल्कुल, आप ये बात तो सही बोल रहे हैं, बाहर के खाने में तेल की वजह से कुछ हमारे पेट में इफेक्ट पड़ता है। सर ये सवाल है, पहले जो होता था गैस की प्रॉब्लम जो है ज्यादातर 50 साल के ऊपर जो लोग थे उनको होती थी, लेकिन आजकल जो है गैस की प्रॉब्लम बच्चों में भी पाई जाती है।
इवन जो यंग होते हैं उनमें भी पाई जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब ये गैस की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा फैलती जा रही है? तुमने बहुत ही रेलेवेंट सवाल पूछा। एक्चुअली स्पीकिंग, दिस टॉपिक इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। उसका रीज़न ये है कि हमारे जितनी भी डाइट पुराने ज़माने में, आज से 100 200 500 साल पुरानी चीज़ें थी वो अनरिफाइंड चीज़ें होती थी। तो अनरिफाइंड चीज़ों में फाइबर ज़्यादा होता है। जब फाइबर ज़्यादा होगा तो इंटेस्टाइन्स की पंपिंग एक्शन अच्छी तरह से होगी, स्टिमुलेट इंटेस्टाइन ज़्यादा अच्छी तरह से होंगी। तो उसके कारण से जो कब्जियत है या गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है या मोशंस क्लियर नहीं होने की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। बिकॉज कब्जी फाइबर नहीं होगा तो हार्ड स्टूल होगा, तो उसके कारण से गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है। जितने भी रिफाइंड फूड्स हैं या मैदा है, वो बनाए हुए प्रोडक्ट जो है ना वो ऑब्वियसली रिफाइंड हैं, उसमें सब कुछ उतना फाइबर नहीं है, तो फिर वो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम इसलिए ज़्यादा करने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर हम बाहर के पदार्थ ज़्यादा खाएं और नेचुरल ना खाएं। नेचुरल ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सैलड्स जो है वो ज़्यादा अच्छा रहता है कि हम वो सब चीज़ें ज़्यादा पसंद करें। तो सर, गैस की प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए कोई ऐसी दवाई है जो इंसान ले और उसको गैस की प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए? नहीं, ऐसा रामबाण तो नहीं है, पर हाँ ये ज़रूर है कि हमें समझना ज़रूरी है कि गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम के 2 या 3 मेजर कारण होते हैं। जी। आम तौर पर लोग कहते हैं कि मेरे एसिड ज़्यादा बन रहा है, पर मेरा मानना है कि एसिड तो हर आदमी के अंदर बन रहा है। एसिड की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि एसिड ऊपर के हिस्से में पेट में ज़्यादा देर रहता है और वो ऊपर को अगर रिफ्लक्स होकर बाहर को आए तो वो तकलीफ कर सकता है। एसिड बाय इटसेल्फ इज नॉट बैड, इट इज द मूवमेंट ऑफ एसिड विच इज नॉट गुड। और इसलिए बेसिकली हमारी अगर इंटेस्टाइन्स अच्छी तरह से पंपिंग एक्शन उसका ठीक चलता रहे, स्टिमुलेशन ठीक रहे, फाइबर अच्छा रहे, तो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बेसिक अगर 2 गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम कॉमन तरीके से देखी जाए तो वो ये है कि जिसमें इंटेस्टाइन स्लो होगी और दूसरा है जिसमें इंटेस्टाइन्स फास्ट होगी। अगर इंटेस्टाइन स्लो हुई तो नेचुरली मूवमेंट कम होगा, मूवमेंट कम होगा तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और 5-7 दिन कॉन्स्टिपेशन रहेगा, फिर 6th डे लूज मोशंस होंगे। और दूसरा है कि इंटेस्टाइन्स बहुत फास्ट हो गए हैं तो फिर उसमें बार बार मोशन करने का मन करता है, तो वो लूज स्टूल्स होने चाहिए। तो वो 2 अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं और इन बीमारियों को 2 अलग तरीके से डील किया जाता है। वो दवाइयां हैं कुछ जो इंटेस्टाइन्स की पंपिंग एक्शन को या तो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो वो इम्प्रूव करती हैं, और किसी को स्लो करने की ज़रूरत है तो फिर उसको स्लो भी कर सकती हैं। सर, गैस की प्रॉब्लम में बोलते हैं कि डाइजीन ले लो। ज्यादातर लोग यही प्रेफर करते हैं कि अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है तो आप डाइजीन की या तो टैबलेट ले लें या तो उसका सिरप ले लें। क्या डाइजीन, ये भी मैंने सुना है कि ज्यादा अगर डाइजीन को इनटेक करता है तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। क्या डाइजीन से तुरंत राहत मिलती है? एक्चुअली किसी भी बीमारी का इलाज 2 तरीके से होता है। एक, बीमारी का कारण क्या है और हम उस कारण को रिमूव करें, और दूसरा है उस बीमारी के कारण से हमें 4 तकलीफें हो रही हैं और हम तकलीफ को कम कर सकें। तो डाइजीन एक ऐसी चीज़ है जो बीमारी का इलाज नहीं है, पर वो तकलीफ को टेम्पररी कम कर सकता है। तो एसओएस तौर पे जब ज़्यादा तकलीफ होगी उस टाइम पे हम अगर यूज़ करें तो वो उसमें काम आ सकता है। पर हम लॉन्ग टर्म में अगर सिर्फ डाइजीन यूज करते रहेंगे तो उसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं। ओके सर, आजकल लोग अपने आप को फिट रखने के लिए, स्लिम रखने के लिए काफी अलग अलग तरह की डाइट लेते हैं। तो कभी कभी अपने जो मील्स होते हैं उसको स्किप कर देते हैं। क्या ऐसी कोई डाइट है जिसकी वजह से इंसान को पेट पे इफेक्ट पड़े? इसमें 2 चीज़ें हैं ध्यान करने वाली। मैं ना अपने पूर्व जो हमारे पूर्वजन हैं उनके बारे में अगर बात करूं तो आज से 500, 1000, 2000 साल पहले हमारे मील सिर्फ 2 ही होते थे। एक सुबह 11 बजे और एक रात को शाम को 6-7 बजे। तो लोग ज़्यादातर 2 ही मील करते थे। तो इसका मतलब अगर 11 बजे किया और शाम को 6 बजे किया तो 6 बजे रात से लेके या 7 बजे रात से लेके अगले दिन 11 बजे तक मोरलेस खाली पेट ही है। तो वो फास्टिंग है जी। तो वो एक तरह का फास्टिंग आ गया। आपने 24 घंटे में से
14, 15, 16 घंटे फास्टिंग रखा तो बहुत अच्छी बात है, वो एक तरीका है। और दूसरा है कि हमारे इंडियन सोसाइटी में पुराने ज़माने से चलता आ रहा है कि हफ्ते में एक दिन व्रत रख लो या महीने में 2 एकादशी के व्रत लो, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ फास्टिंग ही था, क्योंकि उसमें क्या है, बॉडी अपने आप को रिकवर कर पाती है, इंटेस्टाइन्स भी और बाकी की पूरी बॉडी भी रिकवर करती है। तो आज के ज़माने में तो ये एक फैशन है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए, चाहे 16 घंटे 14 घंटे की फास्टिंग करिए या हफ्ते में एक बार फास्ट रखिए, एंड दैट इज़ एक्चुअली वेरी गुड फॉर बॉडी। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग, उसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अगर बीच में इंटरमिटेंट फास्टिंग करें तो, मेरे समझ के मुताबिक। बट सर कोई कोई अपना जब डाइट रखता है तो उसको वीकनेस भी तो आ जाती है। बॉडी की रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं, हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए जी। शायद तुमने सुना होगा कि आज क्या, इवन अभी भी ऐसे लोग, गुरु लोग हैं जो सिर्फ एक बार खाना खाते हैं पूरे दिन में, शाम को जी। 6 बजे। उसके अलावा वो पूरे दिन में कुछ खाते ही नहीं है। तो वो बॉडी अपने आप उस चीज़ को एडजस्ट कर लेती है, उसमें रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं। ये कई जगहों पे लिखा जाता है कि आपको हर 2-2 घंटे पे खाना खाना चाहिए, पर मेरी समझ के मुताबिक बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम अगर उसको हर 2 घंटे पे लोड करेंगे तो वो बॉडी एग्जॉस्ट ही होगी। तो मेरी समझ के मुताबिक इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ अ वेरी गुड आइडिया, एंड हमें फॉलो करना चाहिए उस चीज़ को। सर लोग ज्यादातर आजकल जो पानी पीते हैं उसको बॉईल करके पीते हैं, तो क्या बॉईल पानी पीने से हमारे पेट पे उसका कितना इफेक्ट पड़ता है? एक्चुअली तो पानी जो है उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं और कुछ बैक्टीरिया या वायरसेस होते हैं। जी। कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो भी प्रॉब्लम कर सकते हैं और बैक्टीरिया और वायरसेस भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो अगर पानी को उबाला जाएगा तो बैक्टीरिया जितने हैं और वायरसेस तो मर जाते हैं। तो बॉयल किया हुआ पानी उस तरीके से बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके पास मान लो कोई केमिकल ऐसा चीज़ नहीं है या आरओ प्लांट नहीं है या घर में वैसा व्यवस्था नहीं है, तो आप कहीं से भी पानी लाइए, उसको उबालिए और उसको अच्छी तरह से आप पी सकते हैं। पुराने ज़माने में तो पानी वहीं से आता था, गांव में या तालाब से आता था या नदी से आता था, तो उसमें से या वेल होते थे, तो वो किया जा सकता है। आजकल मशीन्स हैं हमारे पास अवेलेबल, इसलिए हमें वो चीज़ करते नहीं हैं, बट उसमें कोई बुराई नहीं है। सर बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि खाना जो है शाम को तक खा लेना चाहिए, यानी कि 6-7 बजे तक खा लेना चाहिए, लेकिन आज की जो यूथ है, और यूथ की बात नहीं, हर कोई इंसान जो है रात को लेट नाइट पे खाना खाता है, यानी 11-12 बजे तक खाना खाता है। क्या उससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे कुछ इफेक्ट पड़ता है? इसको एक्चुअली एक सर्केडियन रिदम होती है बॉडी की, जी। है ना। तो वो सर्केडियन रिदम में रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 या 5 बजे तक एक निद्रा का समय होता है जो निर्धारित समय है। आपको उस टाइम पे सोना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और सुबह 5 बजे उठेंगे तो अच्छा एक्टिव फील करेंगे अपने आप को, बॉडी रिकवर करेगी, क्योंकि जो मैक्सिमम टाइम ऑफ रिकवरी इज़ 10 to 5 इन द मॉर्निंग। लेकिन अब 10 बजे अगर आपको सोना है तो उससे 2 घंटे पहले तो खाना खाया होना चाहिए, बिकॉज खाना डाइजेस्ट हो उसके बाद अगर सोएं हम तो हमारी लाइफ ज़्यादा अच्छी रहेगी। हम खा लिए और उसके बाद हमें आधे घंटे के बाद ही सो गए तो फिर एसिडिटी भी की प्रॉब्लम्स होंगी, डाइजेशन ठीक तरह से नहीं होगा तो शरीर अपने आप ही ठीक नहीं होगा। तो उस तरीके से देखा जाए तो बहुत अच्छी बात हो कि अगर हम 8 बजे से पहले पहले अपना खाना खा लें और 10 बजे तक हम सो जाएं। बट हमारा लाइफस्टाइल अब ऐसा हो गया कि किसी का दफ्तर ही 10 बजे तक चल रहा है, किसी का ऑफिस भी चल रहा है, तो वो अलग प्रॉब्लम है। वो हर एक की अपनी अपनी पेक्यूलियर प्रॉब्लम्स हैं, बट हर आदमी शायद उस चीज़ को डील नहीं कर पाता है। बट दैट इज़ द मोस्ट आइडियल सिचुएशन कि हम अगर अपनी लाइफ को इस तरह से चला सकें कि हम 8 बजे से पहले खाना खा लें। सर रात को खाना खाने के बाद एक्सरसाइज करना ज़रूरी है क्या? एक्चुअली तो क्योंकि अगर 10 मिनट 15 मिनट अगर हम वॉक कर लें खाने के बाद तो वो बहुत अच्छा रहता है डाइजेशन के लिए। बट हम बहुत ज़्यादा ब्रिस्क एक्सरसाइजेज करें या कोई वेट लिफ्टिंग करें या उस तरह की चीज़ें करें, शायद मेरे हिसाब से वो ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आप थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट चलेंगे खाने के बाद, रात के खाने के बाद, तो डाइजेशन में आसानी हो जाएगी। बस इतनी सी बात है। बट ये नहीं है कि आप पूरा 10 किलोमीटर ट्रेडमिल पे दौड़ लिए या आपने कुछ और कर लिया, वो सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए।
ओके, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हमारी ऑडियंस को भी उनके कई सवालों के जवाब मिल चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और सर ने जो सलाह दी उसको जरूर फॉलो करिएगा। अब दीजिए हमें इजाजत, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।